Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about composition of blood. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको आपस में एक कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन करवाने का काम ये करता है। इसके अलावा बॉडी में ये हीट का रेगुलेशन करता है सो दैट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करें तो हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर तक का ब्लड प्रेजेंट रहता है जो कि हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी वेट है उसका 7% बनाता है। सो अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में मेनली प्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं, उसके अलावा ब्लड के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके अलावा प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट प्लाज्मा का हमेशा वाटर कंटेंट रहता है इसके अंदर और बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि पूरे प्लाज्मा का लगभग 7% बनाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग को कैरी करवाने का या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है इनका ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखने का। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखेंगे तो ब्लड क्या होगा, जितने भी टिश्यूज हैं यहाँ पे जो भी बॉडी की कैविटीज हैं उस कैविटीज में ये इजीली मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है कि मेन इसका यही फंक्शन होता है कि जो प्लाज्मा का ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको बना के रखना। तो मोस्टली जो एल्ब्यूमिन है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि 60% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एल्ब्यूमिन क्या करता है, ड्रग्स के लिए कैरियर का भी काम करता है। दैट मीन्स बहुत सारी ड्रग्स होती हैं या फिर बहुत सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं जिसके लिए एज अ कैरियर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबुलिन्स एज अ कैरियर मॉलिक्यूल भी काम करते हैं कुछ हार्मोन्स के लिए और कुछ मिनरल सॉल्ट्स के लिए एज लाइक टायरोग्लोबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एज द नेम सजेस्ट कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा रक्त का थक्का बनाने का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो फाइब्रिनोजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट आता है कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा अब सोल्यूशन बचेगा उसको हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, सीरम में क्या होगा, प्लाज्मा तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सीरम किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि जो भी जिस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा कैल्शियम। ठीक है, ये सारे क्या है, जो सॉल्ट्स हैं ये सारे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में एज लाइक कंट्रैक्शन करवाने के लिए या फिर जो हमारी नर्व्स होती हैं उसमें कंडक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसका पीएच को मेंटेन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है जो कि जो हमारा ब्लड है उसको एक बफर सिस्टम मेंटेन करके रखता है कि जो हमारे ब्लड का पीएच है उसको 7.3 से लेकर के 7.4 के बीच में ही मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ब्लड में कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है या फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो उसके अलावा वाइटामिन्स अगर हम कुछ ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट एज लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है या फिर क्रेटिनिन है। तो ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, फिर ब्लड से फिल्टर आउट होकर के ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हार्मोन्स बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर वो बनते हैं तो वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू मूव करेंगे, हमारे ब्लड के थ्रू, इसीलिए ब्लड में हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गैसेस। गैसेस प्रेजेंट रहती है क्योंकि ब्लड जो होता है वो मेनली मतलब सबसे मेन हमें यही पता है ना कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो जो हमारे गैसेस होती हैं वो भी ब्लड में प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन और CO2 जो कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, RBCs के ऊपर प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, उसके थ्रू उसमें बाइंड होकर के हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट प्लाज्मा के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का वो होती है ब्लड सेल्स।
तो ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप की होती है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। तो फर्स्टली हमें जान लेते हैं कि जो ये ब्लड सेल्स होती हैं ये कहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बनती है हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो प्रेजेंट होती है जो हमारी लॉन्ग फ्लैट बोन होती है, जैसे कि हमारी फीमर मतलब जो हमारी थाई की बोन होती है, सबसे बड़ी बोन वहीं पे है, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो वहीं पे होता है। ठीक है, तो किसी भी लॉन्ग फ्लैट बोन में हमारा बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट रहती है स्टेम सेल्स। ठीक है, उन स्टेम सेल्स से ही क्या होता है, हमारी जो ब्लड सेल्स होती है इसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस के अंदर क्या होगा, आरबीसीज का फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होगा और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मेनली हम बात कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स दैट मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसीज आपको पता है कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा फाउंड होने वाली जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं। ठीक है, 99% हमारे ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट रहती हैं। आरबीसीज के लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। दैट मीन्स 120 दिन बाद ये खुद से ही किल हो जाती हैं और इनको नई जो ब्लड सेल्स होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं। ठीक है, अब जो हमारी आरबीसीज जो हमारी बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इन सबको बनने का जो प्रोसेस था उसको बोला हमने हीमोपोइसिस, और सिर्फ आरबीसीज को बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस किस किस कंडीशन में होगा, इरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए हमें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा आयरन चाहिए होता है, विटामिन B12 चाहिए होता है। तो जब ये बन जाता है, बनने के बाद जो आरबीसीज हैं वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं, और ब्लड में आने के बाद क्या होता है, इनका मैच्योरेशन होता है। तो विद इन 5 डेज जो हमारी आरबीसीज यहाँ पे बनने के बाद वो ब्लड में आ जाएंगी। तो ब्लड में आने के बाद उनका मैच्योरेशन होगा। तो मैच्योरेशन के लिए इनको चाहिए होता है फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड जब इन्हें मिलता है तो ये इनका जो साइज और शेप होता है वो अपना जो ओरिजिनल जो शेप है, इनका मैच्योर्ड शेप है वो आ जाता है। ठीक है, तो अगर इसके शेप की बात करें तो ये इस टाइप का एक शेप होता है, डिस्क जैसे इसका एक शेप होता है जो कि दोनों साइड से बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, दोनों साइड से अंदर को मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 7 माइक्रोन मीटर इसकी एक पूरा लेंथ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लगभग 30 ट्रिलियन आरबीसीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो 30 ट्रिलियन प्रेजेंट है। जैसे ही 120 डेज पूरी हुए किसी भी एक आरबीसी का, तो वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी, और उसके बदले एक नई आरबीसीज फिर से प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करें कि जो आरबीसीज है इसका मेन फंक्शन होता है जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करके ले जाना। ठीक है, तो जो हमारा ये आरबीसी है इसी के जो सरफेस होती है इस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन इनकी सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड करा लेते हैं। तो बाइंड करा के वो क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के HBO बना देंगे जो कि है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है इसी वजह से हमारी जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, इसी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है, हमारी आर्टरीज में, इसीलिए आर्टरीज के अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो कम अमाउंट ऑफ जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो बन पाता है। इस वजह से उनका जो कलर है वो ब्राइट रेड नहीं होता है, थोड़ा सा डल कलर होता है। ठीक है, ब्लूइश या ग्रीनिश कलर आता है। ठीक है, अब अगर हम इस हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है। ठीक है, 4 चेन में क्या होता है, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवा सकता है और बीच में इसमें आयरन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या बीच में आयरन का मॉलिक्यूल है और अपने साथ ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड करा के इनको कैरी करवा सकता है। सो ये बेसिक पूरा इरिथ्रोसाइट का पूरी लाइफ साइकिल और जिसका बेसिक फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं WBCs और वी कैन से व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एक डिफेंस प्रोवाइड करना। डिफेंस किससे, कि बॉडी के बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, कोई भी वायरस है वो बॉडी में आकर के इन्फेक्शन ना करे, उससे पहले ही उसको किल करने का काम होता है हमारे WBCs का। ठीक है, अब अगर इसके शेप की बात करें तो आरबीसीज के कंपैरिजन में WBCs का शेप थोड़ा सा बड़ा होता है और गोल शेप होता है। और जैसे कि आरबीसीज में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब अगर हम इसकी बात करें ल्यूकोसाइट्स के टाइप की, तो मेनली 2 टाइप के ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर भी 3 टाइप के WBCs आती हैं। फर्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, तो इन तीनों का काम मैं अभी आगे डिस्क्राइब करूंगी। पहले मैं बताती हूँ कि इनका कलर क्या है, क्योंकि इसके कलर के अकॉर्डिंग ही जब हम स्टेनिंग करते हैं तो तब हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सेल्स कौन सी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नाम से समझ जाना कि न्यूट्रल है, तो ये जो रेड एसिड डाई होती है और या फिर जो हमारा मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन है जो कि एल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, इन दोनों डाइस को ये क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब परमिएट करने देती है। दैट मीन्स कि जो हमारी ये सेल वॉल है होगी इसकी, ठीक है, इस वॉल के अंदर क्या होगी, रेड एसिड डाई और जो हमारी मिथाइलिन ब्लू डाई है वो दोनों के दोनों अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब जो हमारी इसिनोफिल होती है, इसिनोफिल रेड कलर की होती है क्योंकि ये सिर्फ जो हमारी रेड एसिड डाई होती है उसको परमिएट कर पाती है। ठीक है, तो अगर हमारी ब्लड की सेल्स में अगर हम देखना चाहें कि किस टाइप की WBC है, अगर रेड दिख रही है दैट मीन्स इसिनोफिल है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या करती है, जो कि हमारी एल्कलाइन डाई है मिथाइलिन ब्लू, सिर्फ उसको परमिएट करने देती है, तो मिथाइलिन ब्लू की वजह से इसका कलर होता है ब्लू। तो न्यूट्रोफिल पर्पल कलर के, इसिनोफिल रेड कलर के और जो हमारे बेसोफिल हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस दैट मीन्स कोई भी फॉरेन बॉडी है या फिर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ कर लेना, उसको खा लेना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में बताया है। सबसे पहले आ जाती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमारी सेल्स है। न्यूट्रोफिल्स ने कोई भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी माइक्रोब को डिटेक्ट अगर कर लिया, तो डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी, उसके चारों ओर से उसको घेर लेगी। ठीक है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया कि चारों ओर से उसको घेर रही है। घेरने के बाद क्या करेगी, उसके चारों ओर से जब घेरा बना लेगी तो वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर आ जाएगा तो क्या करेगी, वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, उस सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हुई है, ठीक है, किसी भी सेल, जैसे कोई भी सेल होती है ना, सेल्स का भी एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ पीरियड होता है, जब उसके बाद वो किल हो जाती हैं, तो इस टाइप का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ये क्या करती है, इनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि कोई भी चीज को इनगल्फ कर लेना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर लेना। नेक्स्ट सेल्स आ जाती है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स क्या करती हैं, इनका काम होता है कि सपोज कर लीजिए कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको इनगल्फ नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स जिसका साइज जो हमारी न्यूट्रोफिलिक वाली सेल्स होती है इससे भी बड़ा होता है, तो ये क्या करती है, जो हमारी इसिनोफिल्स उस जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रोब प्रेजेंट है उस पर क्या करती है, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करेंगी तो क्या होगा, इतने ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होंगे कि जो बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारे फॉरेन बॉडी है वो खुद ही किल हो जाएगा, खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे इसिनोफिल्स का। लास्टली आ जाती है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या होती है, ये एक जैसे बोलते हैं ना, ग्रेन्यूल्स के अंदर भरी हुई होती है। ठीक है, इस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, मतलब जो हमारी बेसोफिल्स है वो एक ग्रेन्यूल है, उस ग्रेन्यूल के अंदर हिपैरिन और हमारा हिस्टामिन उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो हिपैरिन क्या होता है, जो कि हमारे ब्लड के क्लॉट के लिए या फिर ब्लड को, मतलब जब ब्लड क्लॉट हो रहा होता है उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट होने से रुकेगा नहीं, दैट मीन्स हो सकता है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ही है और वहीं पे क्लॉट हो गया है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए होता है हिपैरिन। और नेक्स्ट आता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या करता है कि जैसे ही कोई हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं या फिर किसी भी टाइप का अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो वो हिस्टामिन के थ्रू आता है। ठीक है, और जो हमारी इसिनोफिल्स हैं वो भी कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज कर रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ जाते हैं हमारे 3 ग्रेन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 2 मेन कंपोनेंट आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो मोनोसाइट्स का मेन काम होता है कि जितनी भी हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये जो इम्यूनिटी वाला जो पूरा चैप्टर है या फिर इम्यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ज्यादा भी हम डीप में जाते नहीं है। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जितनी भी हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को एक डिफेंस ही प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी मोनोसाइट्स है वो जाकर के टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराने का काम करती है। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा उनको सिग्नल भेजती हैं कि ज्यादा यहाँ पे कुछ खतरा आ गया है और आप एक्टिवेट हो जाओ। ठीक है,
अब ये कब एक्टिवेट होती हैं? जब जो भी इन्फेक्शन है या जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रोब है वो हमारे ग्रेन्यूलोसाइट्स वाली जो सेल्स होती है वो नहीं संभाल पाती हैं। दैट मीन्स इन्होंने किल तो किया लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शन करे जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो मोनोसाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं कि हमारी बॉडी में जो लिम्फ सेल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनसे बनती हैं। ठीक है, तो इनका काम भी यही होता है सेम कि बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जो हमारी लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है इसमें भी दो टाइप का फंक्शन होता है, एक तो फैगोसाइटोसिस और सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस जैसे कि जो मैंने अभी बताया था सेल की ईटिंग करना, और पिनोसाइटोसिस दैट मीन्स जो भी इसमें लिक्विडी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको ड्रिंक कर लेना। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे लिम्फोसाइटिक सेल्स का। ठीक है, तो ये सारी हमारी सेल्स आ जाती हैं ल्यूकोसाइट्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं WBCs। लास्ट ब्लड सेल्स आ जाती हैं प्लेटलेट्स और वी कैन से थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी साइट ऑफ इंजरी होती है, यानी कि जहाँ पे भी घाव होता है वहाँ पे ही क्या करते हैं, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करते हैं। थ्रोम्बस यानी कि ब्लड का क्लॉट, यानी कि जो रक्त का थक्का होता है उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। उसका फॉर्मेशन करने की वजह से ही इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी डिस्क शेप का ही स्ट्रक्चर होता है इसका, और जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 2 से 4 माइक्रोन मीटर होती है। अब जो हमारे प्लेटलेट्स होती है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो फिल होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पैक होते हैं। जैसे ही कहीं पे भी इंजरी होगी तो क्या होगा, ब्लड से तुरंत से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की फिर क्या होगा, जो हमारी प्लेटलेट्स होंगी ये ब्रेक होंगी और इसके अंदर से जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो यहाँ पे जमा होना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 8 to 11 डेज होता है, यानी कि 8 से 11 दिन के अंदर ये इनका लाइफ स्पैन होता है, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन भी सेम है जैसे WBCs RBCs यहाँ पे बोन मैरो में बन रही थी, सेम ऐसे ही ये भी क्या होती है, बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन होता है। इनके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस दैट मीन्स कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब अगर इनके काउंट की बात करें तो लगभग 2 से 3.5 लाख तक का इनका नॉर्मल काउंट होता है। अगर इनका काउंट कम हो जाता है तो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस कंडीशन है, अगर इनका काउंट बढ़ जाएगा तो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 हमारे मेन कॉम्पोनेंट होते हैं ब्लड के, जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can also subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.